हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। इस वीडियो में गुप्ता एंड गुप्ता के फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक डिटेल में डिस्कस करूंगा। ये सीरीज का पार्ट 1 वीडियो है। पुराने वीडियोस के लिए आप दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो, जहां पर मैंने डिफरेंट सब्जेक्ट्स के सॉल्यूशंस बनाए हुए हैं और उनके जो पीडीएफ्स हैं वो आईएएस गेटवेज के एंड्रॉइड ऐप में स्टडी मटेरियल सेक्शन में फ्रीली अवेलेबल है, जो आप एक्सेस कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज रिगार्डिंग कि हमारा पास्कल सेकेंड जो है वो हमारी किसकी यूनिट होती है। तो इसमें सबसे पहला जो आइटम है दैट इज प्रेशर। तो प्रेशर को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि एक फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। बेसिकली फिजिकल फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पर कितनी एक्सर्ट हो रही है पर यूनिट एरिया, दैट इज डिफाइंड एज अ प्रेशर। और प्रेशर का जो यूनिट है बेसिकली वो है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यानी न्यूटन जो है ये हमारी फोर्स की यूनिट है और एरिया की जो एसआई हमारी यूनिट है एमकेएस सिस्टम है, दैट इज मीटर स्क्वायर। तो इसकी जो यूनिट बनती है पास्कल की वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बनती है। तो पास्कल का जो नेम है दैट वाज डेराइव्ड फ्रॉम अ फ्रेंच साइंटिस्ट, जिसको हमने ब्लेज पास्कल कहा, वाज ब्लेज पास्कल, जिनके नाम से ये प्रेशर की यूनिट हमारी डिफाइन होती है। तो प्रेशर को मेजर करने के लिए बहुत सारी यूनिट्स हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसमें पहली हमारा जो यूनिट है दैट इज पास्कल, जो कि हमारी 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होती है। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का मतलब है कि हमारा 1 न्यूटन की फोर्स 1 स्क्वायर मीटर एरिया में एक्ट कर रही है, तो उसे बोलेंगे कि हमारा 1 पास्कल का प्रेशर एक्ट हो रहा है इस ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। तो सपोज ये हमारा 100 न्यूटन का फोर्स है और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है 0.1 मीटर स्क्वायर, जिसपे ये डायरेक्टली परपेंडिकुलर एक्ट कर रही है। तो हमारा जो प्रेशर बनेगा दैट विल बी 100 न्यूटन डिवाइडेड बाय जिस एरिया पे वो एक्ट कर रही है, तो इट विल बिकम 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यानी 1000 पास्कल का प्रेशर हमारा इस ऑब्जेक्ट पर एक्ट कर रहा है, ठीक है। दूसरी हमारी यूनिट है दैट इज बार। 1 बार जो है हमारा 10 की पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। 180 हमारा एक प्रेशर की यूनिट जो है वो 80 भी है, जो कि हमारा 98066.5 पास्कल के बराबर होती है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो हमारा 101325 पास्कल के बराबर होता है। यानी इसको आप 100 ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 ATM इज इक्वल टू 100 1.325 किलो न्यूटन स्क्वायर, ठीक है। फिर हमारा 1 टॉर जो है, टॉर भी हमारी प्रेशर की यूनिट है, जो कि हमारा 133.322 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होती है। ये हमारा दूसरे स्टैंडर्डाइजेशन में पाउंड पर इंच स्क्वायर के फॉर्म में लिखा हुआ है। सो पास्कल हमारा प्रेशर का यूनिट हो गया, ठीक है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं कि इसकी यूनिट जो है पास्कल है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी को मैं सब्सिक्वेंटली नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। जो थर्ड आइटम है दैट इज रिलेटेड टू दी विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी को आप ऐसे समझ सकते हैं कि बेसिकली अगर हम सिंपल लेमैन की लैंग्वेज में समझें तो इट इज बेसिकली द मेजर ऑफ फ्लूइड्स रेजिस्टेंस टू फ्लो। कि कोई भी फ्लूइड जो है वो जब फ्लो करता है तो कितना रेजिस्टेंस उसको फ्लो में मिल रहा है, दैट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ विस्कोसिटी। तो बेसिकली ये हमारी एक फ्लूइड प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हमारा फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो डिफरेंट लेयर्स जो है हमारी फ्लूइड की, देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन दीज टू लेयर्स। इस रिलेटिव मोशन की वजह से देयर आर सर्टेन फ्रिक्शनल फोर्सेस जो हमारी जो डिफरेंट लेयर्स हैं उन पर एक्ट कर रही हैं। और बिकॉज जो ऊपर वाली लेयर है नीचे के रेस्पेक्ट में ज्यादा तेज मूव कर रही है। अगर हमारा कॉन्टेक्ट सरफेस के टर्म्स में देखें तो अगर हम y दूरी पे कोई लेयर लेते हैं जो कि u1 वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो दूसरी वेलोसिटी जो है u2 है और u2 जो है हमारी u1 से बड़ी है, तो देयर इज अ वेलोसिटी ग्रेडियंट फॉर लेयर dy। एक एलिमेंट लें तो जो हमारा ये देखा गया, न्यूटन्स ने एक लॉ ऑफ विस्कोसिटी प्रपोज किया जिसमें उन्होंने बोला कि जो इस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से 2 लेयर्स के बीच में शेयर स्ट्रेस एक्ट कर रही है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है
वेलोसिटी ग्रेडियंट का। वेलोसिटी ग्रेडियंट यानी चेंज इन वेलोसिटी, जो उन दोनों लेयर्स में जो वेलोसिटी चेंज था, डिवाइडेड बाय चेंज इन दी डिस्टेंस बिटवीन दीज टू एलिमेंट्स। ठीक है, तो अगर इसको हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के टर्म्स में लिखे तो जो हमारा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है दैट इज बेसिकली म्यू। ये हमारा ग्रीक वर्ड है, विच इज ग्रीक सिंबल है म्यू, विच इज नोन एज बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, इसके 2-3 नाम हम आप देखेंगे, दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, इसको हम डायनामिक विस्कोसिटी बोलते हैं बिकॉज इट कम्स इनटू पिक्चर जब हमारी जो फ्लूइड है वो मोशन में आएगी, इस वजह से इसको हम डायनामिक विस्कोसिटी भी बोलते हैं। ठीक है, इट इज नॉट अ डायमेंशनलेस पैरामीटर, इट इज नॉट अ डायमेंशनलेस पैरामीटर। अभी इसकी जो यूनिट है वो देख लेते हैं क्या है। ठीक है, तो डायनामिक विस्कोसिटी हो गया, इसको कभी कभी आप ऑब्सोल्यूट विस्कोसिटी भी बोलते हैं, ऑब्सोल्यूट विस्कोसिटी। ठीक है, तो अगर आप इसको डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे तो जो म्यू है दैट विल बी इक्वल टू टाउ डिवाइडेड बाय डी यू अपॉन डी वाई। टाउ जो है वो शियर स्ट्रेस है, तो शियर स्ट्रेस इज बेसिकली फोर्स पर यूनिट एरिया। जो शियर फोर्स है बेसिकली, दिस इज बेसिकली शियर फोर्स, दिस वाज नॉट द परपेंडिकुलर फोर्स। तो शियर फोर्स जो हमारी यहां पर एक्ट कर रही है, दिस एफ इज एफ डिवाइडेड बाय दिस कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया। तो फोर्स की यूनिट हमारी न्यूटन है और एरिया की यूनिट हमारी एसआई में मीटर स्क्वायर है, और चेंज इन वेलोसिटी की यूनिट जो है हमारी मीटर पर सेकेंड है और डिस्टेंस की मीटर है। तो इसको आप काटोगे तो इट विल बिकम न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, जो कि मैंने यहां पर लिखी हुई है। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम पास्कल लिख सकते हैं मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड। तो पास्कल सेकेंड जो हो गई बेसिकली काइनेमेटिक विस्कोसिटी की हमारी मेजरमेंट हो गई। ठीक है, अब ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमने क्या किया, जो विस्कोसिटी को एक और यूनिट के टर्म्स में लिखना स्टार्ट किया, दैट इज पॉइस। 1 पॉइस इज बेसिकली इक्वल टू, अगर हम लिखे 1 पॉइस इक्वल टू 0.1 पास्कल सेकेंड, यानी 1/10 ऑफ न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, यानी एक पॉइस जो है वो हमारी पास्कल सेकेंड का 10वां हिस्सा है। ठीक है, तो इट विल कम एज 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और जो हमारी 20 डिग्री सेल्सियस पे पानी की विस्कोसिटी है, पानी की विस्कोसिटी है यानी वाटर की विस्कोसिटी है, दैट इज एक्सप्रेस्ड एज 1 सेंटीपॉइस। सेंटीपॉइस हमारा बिकॉज इट इज अ मोर कन्वीनियंट फॉर स्मॉल विस्कोसिटीज, जहां पे जो हमारी विस्कोसिटीज हैं बहुत छोटी हैं, वहां पे हम छोटा डायमेंशन, छोटी यूनिट यूज करेंगे। तो विस्कोसिटी की एक यूनिट जो छोटी कम विस्कोसिटीज के लिए यूज करते हैं दैट इज बेसिकली सेंटीपॉइस। तो सेंटीपॉइस इज इक्वल टू, सेंटी का मतलब 1/100th ऑफ द पॉइस, तो इसको आप लिख सकते हैं 1/1000 ऑफ पास्कल सेकेंड। ठीक है, तो हमारी पॉइस एक यूनिट हो गई और हमारी पास्कल सेकेंड यूनिट हो गई। ठीक है, तो अब बेसिकली जो हमारी ये विस्कोसिटी थी, जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा था, रेजिस्टेंस हमारे 2 रीजंस की वजह से ऑफर कर रहा था। पहला, जो हमारे फ्लूइड के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स हैं बेसिकली, उनके आपस में जो कोहेसिव फोर्सेस हैं, वो कोहेसिव फोर्स की वजह से ये रेजिस्टेंस हमारा फ्लो को ऑफर कर रहा है। दूसरा, साथ ही साथ जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मॉलिकुलर मोमेंटम की वजह से, बिकॉज दे आर इन मोशन, तो देयर विल बी मोमेंटम ड्यू टू देयर मोशन, उन मोमेंटम की वजह से, उस मोमेंटम की वजह से दे ऑफर रेजिस्टेंस टू फ्लो। तो ये 2 पैरामीटर्स हैं जो हमारे विस्कोसिटी को गवर्न करते हैं, जिसकी वजह से हमारा फ्लूइड में रेजिस्टेंस ऑफर होता है। तो जैसे जैसे अगर कोहेसिव फोर्सेस बढ़ाओगे आप, ठीक है, तो हमारी विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। तो ये कह सकते हैं जैसे हनी है आपकी, इसकी विस्कोसिटी जो है वो 12,200 सेंटीपॉइस है। इट इज हैज अ हायर विस्कोसिटी, मींस इनके बीच में जो पार्टिकल्स हैं दे आर हैविंग मोर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है उनके बीच में, इंटरमॉलिक्यूलर कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारी जो विस्कोसिटी है वो ज्यादा होगी। जो थर्ड पैरामीटर है यहाँ पर वो है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन में आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो लिक्विड ड्रॉपलेट्स हैं वो हमारे स्फेरिकल साइज के होते हैं, ठीक है, विच आर बेसिकली स्फेरिकल बैलून्स फिल्ड विथ लिक्विड।
और जो लिक्विड का सरफेस है वो एक स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करता है। दिस इज अ ड्रॉपलेट, जिसमें ये जो आउटर कवरिंग है इट एक्ट एज अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, ऐसा लगता है खींची हुई मेम्ब्रेन है। एंड दिस स्ट्रेचिंग इज ड्यू टू द टेंशन फोर्स, ठीक है, एक पुलिंग फोर्स की वजह से एक्ट कर रही। दिस इज अ पुलिंग फोर्स जो इस पे टेंशन की तरह एक्ट कर रही है पैरेलल टू द फोर्स, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं दिस इज पैरेलल टू द टेंजेंशियल टू द सरफेस, ठीक है। तो ये जो मैग्नीट्यूड है इस फोर्स का पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसको कहते हैं हम लोग सरफेस टेंशन। और इसकी निटिग्रिटी पे जाएंगे तो हम ये कह सकते हैं कि जो फोर्स विथ द सरफेस मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। इट इज द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलरली इनवर्ड ऑन द सरफेस लेवल टू पुल इट्स सरफेस मॉलिक्यूल्स टुवर्ड्स द इंटीरियर ऑफ द फ्लूइड। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपका पानी का सरफेस है, उस पर आपने नीडल को बहुत आराम से बैलेंस किया तो वो फ्लोट करेगी। ये हमारी डेंस होगी बट स्टिल इट विल फ्लोट, बिकॉज जो हमारे सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, और जो अंदर मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ पर जो नेट फोर्सेस इस पे एक्ट कर रही हैं वो जीरो हैं, लेकिन जो सरफेस पे हमारी जो फोर्सेस हैं वो हमारी नेट फोर्सेस जीरो नहीं है। तो दैट दोस फोर्सेस आर बैलेंस्ड बाय दी, ये सरफेस टेंशन की जो टेंसाइल फोर्स है ये इसको बैलेंस करके होल्ड करके रख रही, खींच के रख रही है। तो सरफेस पे एक हमारी ये वाली जो फोर्स है ये इसको एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह रख रही है। तो जो हमारा कॉकरोच हो गया या इंसेक्ट्स हो गए ये आसानी से पानी पे मूव कर जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज द फेनोमेना, और सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी की वजह से ही इट इज एबल टू रजिस्ट द एक्सटर्नल फोर्सेस। दे आर अप्लाइंग सम एक्सटर्नल फोर्सेस, तो ये रजिस्ट कर पा रहा है सरफेस। और दिस इज बेसिकली ड्यू टू दी जो हमारी ये कोहेसिव पार्टिकल्स में जो आपस की जो बॉन्डिंग है, इंटरमॉलिक्यूलर कोहेसिव नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल्स, इंटरमॉलिक्यूलर कोहेसिव फोर्सेस जो हमारी इस सरफेस पे एक्ट कर रही हैं। तो ये हमारी सरफेस टेंशन हो गई। और बिकॉज हमारी सरफेस टेंशन की जो प्रॉपर्टी है वो फोर्स पर मिनट लेंथ में लिखी जा रही है, तो इट इज एक्सप्रेस्ड एज न्यूटन पर मीटर इन एसआई यूनिट्स। तो अगर हम बात करें तो यहां पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा डायनेमिक विस्कोसिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो आइडियल फ्लूइड है उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो आइडियल फ्लूइड को हम दो तीन फ्लूइड के नाम से और जानते हैं। इट इज अ परफेक्ट फ्लूइड, इट इज अ फिक्शियस फ्लूइड। फिक्टिशियस फ्लूइड मींस काल्पनिक फ्लूइड। काल्पनिक हम इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज एक्चुअल में इस टाइप का फ्लो हमारा प्रैक्टिकली देयर इज नो एग्जिस्टेंस, ठीक है, देयर इज नो एग्जिस्टेंस, ठीक है, कि जहां पर जो फ्लो है वो विदाउट एनी फ्रिक्शनल इफेक्ट्स के फ्लो कर रहा है, ठीक है। मान ली बिकॉज जो फ्लूइड है अगर उसको हम ये अज्यूम करें कि दे आर डिफरेंट लेयर्स इन द फ्लूइड, तो जो डिफरेंट लेयर्स के बीच में हमारा फ्रिक्शनल फोर्सेस है वो जीरो है, ठीक है। उसकी वजह से क्या है कि हमारी जो विस्कोसिटी है वो बेसिकली क्या होगी, वो जीरो होगी, ठीक है। ये ध्यान रखना, विस्कोसिटी आपकी जीरो हो गई तो इस फ्लूइड को हम बोल सकते हैं इट इज अ इनविस्किड फ्लूइड, ठीक है। और थ्रू आउट द फ्लूइड जो हमारी डेंसिटी है फ्लूइड की वो हमारी कांस्टेंट होगी। तो जब डेंसिटी कांस्टेंट होती है फ्लूइड की थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम तो उसको हम बोलते हैं इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। तो हमारा जो आइडियल फ्लूइड है बेसिकली दैट इज अ इनविस्किड इनकम्प्रेसिबल फ्लो, ठीक है। तो फ्रिक्शनलेस हो गया बिकॉज यहाँ पे जो फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस थी या शियर स्ट्रेसेस थी वो जीरो हो गई बिकॉज विस्कोसिटी हमारी जीरो थी। इरोटेशनैलिटी बिकॉज शियर स्ट्रेसेस नहीं है तो वहां पर इरोटेशनैलिटी भी हमारी जीरो आएगी। सरफेस टेंशन भी हमारा जीरो हो जाएगा। बल्क मॉडुलस आप लिखते हो चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय द चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल वॉल्यूम। तो जो वॉल्यूम है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं जो dv अपॉन v है वो हमारा d रो अपॉन रो है। तो जो डेंसिटी है बिकॉज वो कांस्टेंट है तो आपका जो k है दैट विल कम एज इंफिनिटी बिकॉज डिनोमिनेटर में जीरो चला जाएगा। इसी वजह बल्क मॉडुलस जो है हमारा आइडियल फ्लूइड के केस में इट इज टेकन एज इनफिनाइट वैल्यू, ठीक है। बट होता क्या है कि जो फ्लूइड्स जिनकी विस्कोसिटी हमारी बहुत कम है तो दे आर क्लोज टू आइडियल फ्लूइड। तो हम अपनी थ्योरेटिकली
एनालिसिस में क्या करते हैं, वी प्रिज्यूम कि हमारी जो लिक्विड्स जैसे एयर हो गया, आपका वाटर हो गया, दीज आर कंसीडर्ड एज आइडियल फ्लूइड, एयर एंड वाटर। वाटर की जो विस्कोसिटी मैंने आपको बताया 20 डिग्री सेल्सियस पे 1 सेंटीपॉइस होती है। टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज विस्कोसिटी जो है इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, इसलिए जब भी विस्कोसिटी की बात करेंगे तो टेम्परेचर की बात जरूर करेंगे। तो ठीक है, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अगर वाटर का मॉलिक्यूल है तो इसकी जो विस्कोसिटी है दैट इज 1 सेंटीपॉइस, और जो एयर की विस्कोसिटी है वो 0.018 सेंटीपॉइस। ठीक है, यानी आप कह सकते हो कि एयर की विस्कोसिटी, बिकॉज गैस मॉलिक्यूल्स है, उसकी विस्कोसिटी जो है वो हमारी वाटर की विस्कोसिटी से भी बहुत कम है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो फ्रिक्शनलेस और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स हैं वो हमारे आइडियल फ्लूइड्स हैं। जो फ्लूइड्स हमारे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो कर रहे हैं उनको हम कहते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन बी होगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा गया है कि हमारी काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट क्या है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो डायनेमिक विस्कोसिटी थी उसका इंटरप्रिटेशन तब आया जब हमारा फ्लूइड मोशन में था। काइनेमेटिक विस्कोसिटी बेसिकली हमारी जो फ्लूइड मैकेनिक्स आप पढ़ोगे, जब एनालिसिस पे जाओगे फ्लूइड एनालिसिस पे, तो वहां पे एक पैरामीटर फ्रिक्वेंटली यूज होता है दैट इज म्यू अपॉन रो। तो दिस इज मोर फ्रिक्वेंटली यूज्ड पैरामीटर। ठीक है, तो इसको हमने मोर कन्वीनियंट वे ऑफ एक्सप्रेस करने के लिए इस म्यू ऑफ एक और पैरामीटर से डिनोट किया, दिस न्यू, जिसको हम काइनेमेटिक विस्कोसिटी कहते हैं। यानी डायनामिक विस्कोसिटी को अगर फ्लूइड की मास डेंसिटी से डिवाइड कर दें, ठीक है, मास डेंसिटी से डिवाइड कर दें तो इट इज कॉल्ड काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो ये भी हमारा एक कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है जो कि हमारा डायनामिक विस्कोसिटी को अगर हम डेंसिटी से डिवाइड कर दें तो निकल कर आ जाता है। ठीक है, तो जो विस्कस फ्लोज होते हैं या विस्कस फ्लोज में जो विस्कस फोर्सेस होती हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायनामिक विस्कोसिटी होती हैं। ठीक है, तो अगर इसका डायमेंशन एनालिसिस करें तो जो हमारा यहाँ पे आप देख रहे हैं म्यू इज इक्वल टू म्यू अपॉन रो फ्लूइड, जो इसकी यूनिट है दैट इज न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन सेकेंड को, न्यूटन इज बेसिकली 1 किलो जूल फोर्स, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। बेसिकली वर्क डन होता है तो फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो केजी इंटू मीटर हो गया सेकेंड डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। और डेंसिटी ऑफ फ्लूइड की जो यूनिट है हमारी वो है किलो जूल केजी पर मीटर क्यूब। तो इसको आप डिवाइड करोगे तो विल गेट मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इन एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम इज बेसिकली मीटर किलोग्राम सेकेंड। ठीक है, यानी जो लेंथ की यूनिट है वो मीटर में लिखी जा रही है, किलोग्राम जो है हमारा वो वेट का यूनिट है और टाइम का सेकंड है। तो हमारी मीटर स्क्वायर सेकंड को आप अगर इस डायमेंशनल एनालिसिस फॉर्म में लिखोगे तो m की पावर 0, लेंथ की पावर स्क्वायर और t की पावर -1। ठीक है, लेकिन अगर इसी को सीजीएस सिस्टम में लिखते हो, सीजीएस यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। ठीक है, लेंथ की यूनिट हमारी सेंटीमीटर हो गई तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड हो जाएगा, टाइम का सेकंड ही रहेगा। तो जो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट है इसका मैग्नीट्यूड जो है सीजीएस सिस्टम में, जिसकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसको हम लोग कहते हैं 1 स्टोक। ठीक है, तो ये बेसिकली सारे जो है ये साइंटिस्ट्स के नाम है, दीज आर द नेम ऑफ साइंटिस्ट। ठीक है, जिन्होंने इन पर रिसर्चेस की और उनके नाम पे हमने अपनी जो यूनिट्स हैं वो रख दी। तो उनका 1 स्टोक को हमने बोला कि इट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो 1 स्टोक अगर मीटर में करोगे तो इट इज इक्वल टू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर सेकेंड। तो यहां पर अगर काइनेमेटिक विस्कोसिटी देखोगे तो पहली जो लास्ट यूनिट है दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड विच इज इक्वल टू स्टोक। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड इज इक्वल टू स्टोक इन सीजीएस सिस्टम। इसमें अगर बाकी यूनिट्स आप एनालाइज करोगे तो जो ऑप्शन बी है डाइन, ये डाइन जो है ये हमारी बेसिकली फोर्स की यूनिट होती है इन सीजीएस सिस्टम। ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू बेसिकली अगर 1 डाइन की बात करें तो इट इज इक्वल टू 1 डाइन इज इक्वल टू 0.4 टाइम्स 1 न्यूटन। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखोगे।
तो 1 डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर किसकी यूनिट हो गई? दिस इज बेसिकली द डायनेमिक विस्कोसिटी। डायनेमिक विस्कोसिटी की आपकी सीजीएस सिस्टम में ये यूनिट हो गई। तो बेसिकली फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया बेसिकली प्रेशर हो गया। पास्कल जो हम लोग ने डिस्कस किया था 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, और टाइम की वैल्यू सेकेंड हो गई, और जो लेंथ की यूनिट हो गई वो सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, तो डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज बेसिकली द यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी। और जो डाइन है बेसिकली अगर इसकी यूनिट हम देखेंगे तो डायनेमिक वन डाइन सीजीएस सिस्टम में है तो हमारा इट इज एक्सप्रेस्ड एज ग्राम मल्टीप्लाइड बाई ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। तो पहला जो यूनिट है दिस इज अ यूनिट ऑफ डाइन, और ऑप्शन बी जो है दैट इज अ यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारी जो डायनेमिक विस्कोसिटी है बेसिकली फ्लूइड की वो 0.5 पॉइस है। तो इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी आप फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चंस करते हो तो यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी जो दी हुई है 0.5 दी हुई है, और हमें काइनेमेटिक विस्कोसिटी पूछी गई है स्टोक्स के टर्म्स में। तो डायनेमिक विस्कोसिटी मैंने आपको बताया कि उसकी यूनिट पॉइस है। अगर तो 1 पॉइस इज बेसिकली इक्वल टू 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, जो यहां पर मेंशन है। तो हमारी जो विस्कोसिटी होगी वो आ जाएगी 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। आपने इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लिया। अगर आप सब ये प्रैक्टिस कर लो कि सभी यूनिट्स को जब भी हो तो सबको एक एसआई यूनिट्स में करो, तो आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी। स्पेसिफिक ग्रेविटी को फ्लूइड को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है जो कि डिफाइन करती है कि हमारा जो उस फ्लूइड की डेंसिटी है डिवाइडेड बाय पानी की डेंसिटी के रिस्पेक्ट में वो कितना वेट उसका ज्यादा है, उसकी डेंसिटी कितनी ज्यादा है। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो अगर हम देखें एट 20 डिग्री सेल्सियस एट हम लोग ये देख लेते हैं किस टेम्परेचर पे ले रहे हैं, एट 4 डिग्री सेल्सियस और 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये मैंने आपको बताया था कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है 101 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के आसपास होता है। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 4 डिग्री सेल्सियस पे जो पानी की डेंसिटी है दैट इज 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो ये 10,000 न्यूटन पर मीटर क्यूब हो जाएगी। जब 10,000 को आप तो यहां पे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है, बिकॉज डेंसिटी को हम एक्सप्रेस कर रहे हैं तो हमारा जो फ्लूइड की डेंसिटी होगी वो 0.5, वाटर की डेंसिटी हम 1000 kg पर मीटर क्यूब अगर ले लें 4 डिग्री सेल्सियस पे, तो इट विल कम एज 500 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये हमने न्यूटन में एक्सप्रेस कर दिया था, इसको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो फ्लूइड की डेंसिटी हमारी 500 kg पर मीटर क्यूब आ गई। तो जब हम काइनेमेटिक विस्कोसिटी निकालेंगे तो डेंसिटी जो हमारी विस्कोसिटी आई थी 5 की इंटू 10 की पावर -2 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ फ्लूइड 500 से डिवाइड किया आपने तो 5 कैंसिल हो गया, तो ये बचा -10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड विच इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, जो कि हमारा 1 स्ट्रोक के बराबर हो गया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विस्कोसिटी ऑफ गैस हमारा टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करती है। इसको समझने के लिए हम लोग लिक्विड्स का समझना बहुत जरूरी है। मैंने आपको बताया था कि जो लिक्विड्स हैं वहां पे जो हमारी विस्कोसिटी है दैट इज बेसिकली ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोहेसिव फोर्सेस हैं, जो बॉन्डिंग है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स की, उसकी वजह से हमारी फ्रिक्शनल फोर्सेस जब फ्लूइड हो रहा है, फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो देयर इज अ रेजिस्टेंस,
तो इंटरमॉलिक्यूलर कोहेसिव फोर्सेस की वजह से हमारा लिक्विड में विस्कोसिटी आ रही है, ठीक है। बट होता क्या है, जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया, जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो हमारा जो मॉलिक्यूलर एनर्जी है, मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ेगी। जब मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ेगी तो होगा क्या, देयर विल बी बॉन्ड्स जो होंगे वो ब्रेक करने लगेंगे, वो वीक हो जाएंगे। देयर विल बी अ वीकनिंग ऑफ बॉन्ड, वीकनिंग ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो होगा क्या, हमारी जो इंटरमॉलिक्यूलर कोहेसिव फोर्सेस हैं वो रिड्यूस होने लगेंगी। जब वो रिड्यूस होने लगेंगी तो इट विल ऑफर लेस रेजिस्टेंस टू फ्लो, तो हमारी जो विस्कोसिटी होगी बेसिकली वो रिड्यूस होने लगेगी, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि जब हमारी विस्कोसिटी लिक्विड्स के केस में इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ दैट लिक्विड। तो म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल जब दिखाएंगे तो इट इज नॉट लीनियरली वेरिंग, इट इज हैविंग सम नॉन लीनियर वेरिएशन विद टाइम। तो टाइम हमारा ये है, वाई एक्सिस पे हमारा म्यू है। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं हमारी जो लिक्विड की विस्कोसिटी है वो रिड्यूस होती जा रही है। तो ये देखा गया है 20 डिग्री सेल्सियस पे जो पानी की विस्कोसिटी अगर हमने देखा 1 सेंटीपोइस थी, तो 50 डिग्री सेल्सियस पे जो पानी की विस्कोसिटी है वो आधी हो जाती है। तो यहाँ पे ग्राफिकल तरीके से यहाँ पे इसको दिखाया हुआ है। तो इट इज अ नॉन लीनियर वेरिएशन, ठीक है। तो बिकॉज मॉलिक्यूलर एनर्जी जब बढ़ जा रही है तो मॉलिक्यूल्स कैन मूव मोर फ्रीली, बिकॉज बॉन्डिंग रिड्यूस हो गई। तो जब मोर फ्रीली मूव कर पाएंगे तो देयर विल बी लेस रेजिस्टेंस टू फ्लो, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी विस्कोसिटी रिड्यूस हो गई। लेकिन गैस के केस में ऐसा फेनोमेना नहीं हो रहा, बिकॉज वहां पे जो विस्कोसिटी का फेनोमेना है वो डेराइव हो रहा है हमारा मोशन से, जो मॉलिक्यूलर कोलिजन है उसकी वजह से हमारा विस्कोसिटी डेराइव हो रही है। जो रेजिस्टेंस मिल रहा था वो जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के वो आपस में टकरा रहे हैं, उनके कोलिजन की वजह से हमारी जो रेजिस्टेंस टू फ्लो है वो आ रहा था। तो जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो इंटरमॉलिक्यूलर जो कोलिजन है वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से बिकॉज ऑफ मोर रैंडमनेस, ये जो पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं दे विल मूव मोर रैंडमली। जब मोर रैंडमली मूव करेंगे तो आपस में टकराएंगे और दे विल बी मोर रेजिस्टेंस टू फ्लो, ठीक है। तो हमारी जो विस्कोसिटी है वो बढ़ जाएगी। तभी आप देख पा रहे हो कि ये हमारा नॉन लीनियरली इंक्रीज कर रहा है इस वाले ग्राफ में, ठीक है। तो म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी हियर, बट इट्स वेरिएशन इज नॉन लीनियर, ठीक है। तो आप ये देख पा रहे हो कि जो डायनेमिक विस्कोसिटी है वो हमारी इंक्रीज कर रही है टेम्परेचर बढ़ने के साथ, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो गई, बिकॉज वहां पे जो मोशन है दैट इज ड्यू टू द मॉलिक्यूलर कोलिजन्स पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम एंड देयरफॉर इन ग्रेटर रेजिस्टेंस टू फ्लो। ये देखा गया है कि जो डायनेमिक विस्कोसिटी है म्यू, इट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ प्रेशर, ठीक है। लेकिन काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो है इट इज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर। देख पा रहे हैं आप कि अगर एयर 20 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे विस्कोसिटी जो 1.83 इंटू 10⁻⁵ kg डिवाइडेड बाई मीटर सेकेंड थी, तो ये सेम रह रही है। लेकिन 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है वो रिड्यूस हो जा रही है। तो इट मींस काइनेमेटिक विस्कोसिटी रिड्यूसेस विद इंक्रीज इन प्रेशर। तो ये रिलेशनशिप आप याद रखोगे। लेकिन डायनेमिक विस्कोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। तो हम मैथमेटिकली अगर इन इक्वेशंस को बात करें तो अगर ग्राफिकल तरीके से समझें तो हमारा ये वाला जो ग्राफ है ऊपर वाला, टेम्परेचर के साथ हमारी विस्कोसिटी नॉन लीनियरली डिक्रीज कर रही है। इसको हमने अंड्रेड्स इक्वेशन के टर्म्स में लिखा, जो म्यू इज इक्वल टू AE/BT। तो ये एक्सपोनेंशियल डिके हो रहा है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज हो रहा है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। और जो हमारी गैस की विस्कोसिटी है उसको सुदरलैंड इक्वेशन से हम लिख सकते हैं, ठीक है, इट इज इंक्रीजिंग विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो यहां पे ये कह सकते हैं कि जो गैस की विस्कोसिटी है वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करेगी और लिक्विड्स के केस में इट विल डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर था जो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी बेसिकली जो न्यूटन थे, ही वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने फ्लूइड की विस्कोसिटी की प्रॉपर्टी को स्टडी किया एंड ही इन 1687 ही वाज एबल टू कंक्लूड कि जब हमारी जो फ्लूइड्स हैं जब वो मूव कर रही हैं, अगर हम कोई एक कॉन्टैक्ट सरफेस ले लें और उसके ऊपर हमारा फ्लूइड मूव कर रहा है तो इट कैन बी प्रिज्यूम कि देयर आर डिफरेंट लेयर्स इन द फ्लूइड,
ठीक है। तो जैसे जैसे आप बाउंड्री से ऊपर जाओगे तो फ्लूइड की जो लेयर्स है वो ज्यादा वेलोसिटी से मूव कर रही हैं, ठीक है। ये वेलोसिटी ज्यादा होगी, ये वेलोसिटी ज्यादा होगी, ये जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो वेलोसिटी कम होती जाएगी, ठीक है। तो जब वेलोसिटी डिफरेंशियल है, तो जब रिलेटिव मोशन होगा तो देयर विल बी फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस बिटवीन द लेयर्स। अब इस फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस की वजह से हमारी शियर स्ट्रेसेस रोल में आ जाएंगी, यानी दो लेयर्स के बीच में शियर स्ट्रेस आ रही है, ठीक है। और वो शियर स्ट्रेस किस पे डिपेंड करेगी? वो डिपेंड करेगी तो कि उन दो लेयर्स की जो वेलोसिटी थी, अगर इसकी वेलोसिटी u1 थी और इसकी u2 थी, तो हमारा डेल्टा u जो होगा, इसको du लिख लें, और अगर इसकी दूरी जो है वॉल से y दूरी मान लें, और ये एलिमेंट की लेयर्स के बीच में जो दूरी है वो dy हो जाएगी, तो जो चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू दैट एलिमेंट, दिस इसके प्रोपोर्शनल होगा। ये न्यूटन्स लॉ ने असेस किया। इस सिंपल इक्वेशन को हम बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, जहां पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जो है वो हमारा म्यू है, ठीक है। तो जो म्यू है बेसिकली दिस इज अ फंक्शन ऑफ रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, ठीक है। तो आप अगर इसका वेलोसिटी प्रोफाइल ड्रॉ करोगे तो जैसे जैसे आप कॉन्टेक्ट सरफेस से ऊपर जा रहे हो, आपका जो स्लोप है, ये वाला जो स्लोप है वो हमारा लीनियर आ रहा है। तो आप ये कह सकते हो कि अगर आप इसका डायग्राम ड्रॉ करो इस इक्वेशन का, लीनियर इक्वेशन का, तो यू विल गेट अ लीनियर रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये ऐसे फ्लूइड्स जो इस लॉ को फॉलो कर रहे हैं दैट आर कॉल्ड न्यूटोनियन फ्लूइड्स, और जो लॉ गवर्न कर रहा है दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, जो कि ये डिटरमाइन कर रहा है कि कितनी इजीली हमारा फ्लो हो रहा है। जैसे जैसे आप कॉन्टेक्ट सरफेस, सॉलिड सरफेस के पास जाते जाएंगे, वैसे वैसे हमारा विस्कस इफेक्ट्स प्रिडोमिनेट करेगा, बिकॉज फ्लूइड जो है उसको ज्यादा रेजिस्टेंस मिल रहा है, वहां पे जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है वो ज्यादा है, तो वहां पे शियर स्ट्रेसेस ज्यादा होंगी, ठीक है। तो पाइप के पास हमारी शियर स्ट्रेसेस ज्यादा होंगी, और जब कॉन्टेक्ट पॉइंट पे आएंगे तो वहां पे हमारी जो विस्कोसिटी है वो सबसे ज्यादा, मतलब शियर स्ट्रेसेस सबसे ज्यादा होंगी, जिसकी वजह से जो वेलोसिटी आपको मिलेगी यहाँ पे जीरो मिलेगी कॉन्टेक्ट सरफेस पे। तो इसी वजह से उस कंडीशन को हम न्यू स्लिप कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। और जो यहाँ पर स्लोप होगा नियर द बाउंड्री वो ज्यादा होगा, ठीक है। आप टेंजेंट खींच के देखोगे और जो इसका स्लोप होगा दैट विल बी थीटा, tan थीटा हमारा, अगर आप इसको ड्रॉ करोगे तो इट विल गिव परपेंडिकुलर अपॉन वेलोसिटी ग्रेडियंट du अपॉन dy, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी। अगर इसको और एलेबोरेट तरीके से समझें कि हमारा ये फ्लूइड एलिमेंट है, इस पे हमारी जो डिफरेंट लेयर्स मूव कर रही हैं, तो डेल्टा टी टाइम में हमारी जो ऊपर वाली लेयर है वो डेल्टा u मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी मूव हो जाएगी रिलेटिव टू बॉटम लेयर, ठीक है। बिकॉज ऊपर वाली जो लेयर्स हैं वो ज्यादा तेजी से चल रही हैं, उनकी वेलोसिटी ज्यादा है, ठीक है। तो हमारा जो गामा एंगल है दैट विल बिकम tan परपेंडिकुलर, जो डिस्टेंस है डेल्टा u डेल्टा t डिवाइडेड बाई डेल्टा u हो जाएगा। तो इसको अगर रीअरेंज करें तो गामा विच इज बेसिकली दी shear strain, तो shear strain over a period of time delta t will be equal to rate of angular deformation, ठीक है। तो एंगुलर डिफॉर्मेशन इज बेसिकली shear strain, गामा इज एंगुलर डिफॉर्मेशन, बट वो डिफॉर्मेशन किस रेट से हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा u बाई डेल्टा y, जिसको हम du बाई dy लिखते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि गामा जो है, मतलब shear स्ट्रेसेस जो है दैट विल बी इक्वल टू म्यू इनटू रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन के प्रोपोर्शनल होंगी। दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। रेट का मतलब है कि डेल्टा टी आ गया, किस रेट से हमारा एंगुलरली डिफॉर्म हो रहा है फ्लूइड, ये हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है, ठीक है। तो इस रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन को हमने लिखा कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो इसको हमने वेलोसिटी ग्रेडियंट लिखा, ठीक है। तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट बिटवीन द फ्लूइड लेयर्स, ठीक है। और अगर हम इसको कंपेयर करें सॉलिड की जो हुक्स लॉ शेयर वाली इक्वेशन है, टाउ इज इक्वल टू जी वाई, यहाँ पे गामा जो है वो शेयर स्ट्रेन होता है, बट यहाँ पे शेयर स्ट्रेन का रेट है, ठीक है। तो हमने इसको टाउ स्टार से मार्क कर लिया।
तो बिकॉज यहाँ पे फ्लूइड जो है वो कॉन्टिन्यूसली डिफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पर सॉलिड्स में ये हमारे फाइनाइट लेवल फाइनाइट अमाउंट तक डिफॉर्म कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे ये टाइम के साथ चेंज होता जा रहा है, तो शेयर फोर्सेस जैसे जैसे बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे हमारा फ्लूइड डिफॉर्म होता जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है वो हमारा शेयर स्ट्रेस और रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन को रिलेट करता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सेम चीज मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, और यहाँ पर ये भी लिखा है कि न्यूटोनियन फ्लूइड वो हो गया जिसकी जो स्ट्रेट लाइन है, जो स्लोप है विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड है एज सोन एंड बिलो, और जो विस्कोसिटी है वो हमारी फ्लूइड प्रॉपर्टी है, वो रेट ऑफ डिफॉर्मेशन पे नहीं डिपेंड कर रही। दैट इज बेसिकली मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन। तो बहुत सारे जो फ्लूइड्स हैं, जो न्यूटोनियन फ्लूइड्स हैं, उसमें वाटर हो गया, एयर हो गया, गैसोलीन हो गया, ऑयल हो गया, ब्लड एंड लिक्विड प्लास्टिक जो है ये नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स हैं, जहां पे शेयर स्ट्रेस और रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन नॉन लीनियरली वेरी कर रहे हैं। तो ये ऊपर वाला हमारा शेयर थिकनिंग फ्लूइड हो गया, शेयर थिनिंग फ्लूइड हो गया, और ये शेयर थिकनिंग फ्लूइड हो गया। हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम टाइप्स ऑफ फ्लो की बात करेंगे। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अगर किसी लिक्विड का स्पेसिफिक वेट गामा है तो कैपिलरी ट्यूब जिसका रेडियस आर है उस पे हमारा कितना राइज होगा। तो इसको समझने के लिए ये समझ लेते हैं कि ये फेनोमेना होता कैसे है। बेसिकली सबसे पहले जो स्पेसिफिक वेट है उसको हम डिफाइन करते हैं कि फ्लूइड का वेट डिवाइडेड बाय फ्लूइड का वॉल्यूम। ठीक है, जब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो दैट विल कम स्पेसिफिक वेट ऑफ दैट फ्लूइड इज इक्वल टू रो इनटू जी। ठीक है, तो जो ये कैपिलरी फेनोमेना है दैट इज बेसिकली कम्स व्हेन जब एडहेसिव फोर्सेस जो है, एडहेसिव फोर्सेस का मतलब है जो मॉलिक्यूल्स है किसी दूसरे के कांटेक्ट सरफेस में आ जाते हैं तो देयर विल बी अ बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। तो जब एडहेसिव फोर्सेस जो है वो प्रिडोमिनेट करने लगती हैं, यानी एडहेसिव फोर्सेस और कोहेसिव फोर्सेस ये एक्सटर्नल फोर्स को ओवरकम कर जाएं, तब देयर विल बी अ कैपिलरी राइज। तो एग्जांपल के तौर पे अगर आप देखोगे, अगर कोई नैरो डायमीटर ट्यूब को पानी में इंसर्ट करोगे तो होगा क्या, जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ये इमीडिएटली अट्रैक्ट करेंगे इसको, एंड देयर विल बी अ सर्टेन राइज इन द हाइट। ठीक है, और वो हाइट तब तक ऊपर जाएगा जब तक जो राइज हुआ है फ्लूइड का उसका जो वेट है वो सरफेस टेंशन फोर्स जो उसकी सरकमफेरेंस पे एक्ट कर रहा है वो उसको बैलेंस आउट नहीं कर लेगा। तो जो एक कर्व्ड सरफेस बनता है इसको हम लोग मेनिस्कस बोलते हैं। ठीक है, तो अब तो इसमें दो चीजें हैं कि जो ये हमारा टेंजेंट फोर्स है ये हमारा वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रही है, इसको हम लोग बोलते हैं कांटेक्ट एंगल, जो कि वाटर के लिए अप्रोक्सीमेटली 0 लेते हैं। तो दो चीजें हैं कि जब हमारा कांटेक्ट एंगल लेस देन 90 डिग्री होता है तो उसको बोलते हैं कि हमारा वो वेटिंग लिक्विड है, जैसे कि वाटर। ठीक है, वो वेट कर रहा है कांटेक्ट सरफेस, मतलब एडहेसिव फोर्सेस आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। मरकरी में क्या है, उस वहां पर कोहेसिव फोर्सेस जो है वो एडहेसिव फोर्सेस से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से वो लिक्विड वेट नहीं करता सरफेस को, और वहां पे जो कांटेक्ट एंगल है वो हमारा ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो इसको अब मैथमेटिकली अगर बैलेंस आउट करें तो हमारा जो वेट है इसके अंदर का वेट आप निकालोगे, वेट जो होगा वो हमारा क्या होगा, mg, मास ऑफ दिस जो राइज हुआ h हाइट का, तो वॉल्यूम कितना हो गया पाई आर स्क्वायर, एक सिलेंडर हो गया जिसका पाई आर स्क्वायर रेडियस एरिया था, और हाइट हमारी होगी तो वॉल्यूम ऑफ इस सिलेंडर की वॉल्यूम हो गई पाई आर स्क्वायर एच, मल्टीप्लाइड आपने इसको स्पेसिफिक वेट से कर दिया, तो टोटल वेट आ गया जो इसको वर्टिकल वेट इसको बैलेंस कर रहा है। तो डेल सिग्मा एफ वी अगर 0 करोगे तो आपका जो वेट होगा वो हमारा टेंशन फोर्स को बैलेंस आउट करेगा। तो इस अगर फाई एंगल है तो सरकमफेरेंस पे आपके ये फोर्सेस एक्ट कर रही हैं सरफेस टेंशन के टेंजेंशियली, तो फोर्स सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाई जो इसको रिजॉल्व किया वर्टिकल कंपोनेंट को, सिग्मा कॉस फाई हो गया इनटू सरकमफेरेंस लेंथ 2 पाई आर। ठीक है, तो इसे यहां मल्टीप्लाई करके बैलेंस आउट कर दिया तो हमारी जो कैपिलरी राइज की इक्वेशन आई दैट 2 सिग्मा कॉस फाई डिवाइडेड बाई रो जी आर। तो एच इज बेसिकली फंक्शन ऑफ फाई एंड आर, कॉन्टेक्ट एंगल है और रेडियस ऑफ ट्यूब है। तो जैसे जैसे रेडियस ऑफ ट्यूब कम होता जाएगा हमारा जो हाइट है कैपिलरी राइज का वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, लेकिन
अगर आपका फाई देखोगे 90 डिग्री से ज्यादा है यहाँ पे, तो एच की वैल्यू हमारी निगेटिव आएगी। जब निगेटिव आएगी इसका मतलब देयर विल बी अ डिप्रेशन। तो वो हमारा नॉन वेटिक लिक्विड के केस में, बिकॉज वहां कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा है तो वहां राइज नहीं होगा, वहां पे डिप्रेशन में चला जाएगा मरकरी, और इस तरह का अपवर्ड ये वाला शेप बनेगा, मिनिस्कस उल्टे शेप का होगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये कहा जाता है कि जब आपका डायमीटर जो है 1 सेंटीमीटर से अगर ज्यादा है तो जो कैपिलरी का इफेक्ट है वो आप नेग्लिजिबल लोगे, और जो कैपिलरी की जो हाइट है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। तो जो मोर डेंस फ्लूइड्स होंगे जैसे कि मरकरी, वहां पे हाइट जो है वो बहुत कम होगी। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे तो करेक्ट आंसर जो होगा, बिकॉज यहां पे 2 सिग्मा अपॉन आर गामा जो कि स्पेसिफिक वेट रो जी के बराबर है मल्टीप्लाइड बाई कॉस फाइव, बट यहाँ पे क्वेश्चन में दिया नहीं है, विल अज्यूम कि फाई हमारा 0 है फॉर वाटर के केस में, बट मोर अप्रोप्रिएट आंसर शुड हैव बीन ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पर इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर निकालना है जो कि सरफेस टेंशन की वजह से डेवलप हो रहा है। सरफेस टेंशन का मैग्नीट्यूड दिया है ड्रॉपलेट के केस में, जिसका डायमीटर जो है वो हमारा 0.075 है। तो एक ड्रॉपलेट अगर माने तो इट इज हैविंग स्फेरिकल शेप, जिसका जो डायमीटर है वो हमारा 0.075 mm दिया है। तो इसका जो रेडियस है वो इसका हाफ हो जाएगा इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है, तो ये रेडियस हो गया। अब बिकॉज जो ड्रॉपलेट है, ड्रॉपलेट और बबल में थोड़ा सा डिफरेंस ये कि जो ड्रॉपलेट है उसमें हमारी जो आउटर सरफेस है वो एक सिंगल लेयर है। ठीक है, अंदर हमारा प्रेशर है। ठीक है, जो इसको इसके शेप को होल्ड करके रख रहा है, और जो सरफेस टेंशन फोर्सेस हैं, ठीक है, वो इनको बैलेंस आउट कर रही हैं। ठीक है, और जो चेंज डेल्टा पी है, बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है अगर हम अज्यूम करें, तो डेल्टा पी जो है वो सरफेस टेंशन फोर्स को बैलेंस कर रहा है। तो अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, ड्रॉपलेट को बीच से काट दें यहां से, ठीक है, तो हमारा देखेंगे कि हमारा जो सरफेस टेंशन फोर्स है इस पेरिफेरी पे वो हो जाएगी सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। लेंथ कितनी है, इसका सरकमफेरेंस की लेंथ होगी πd यानी 2πr। तो सिग्मा 2πr इज इक्वल टू जो ड्रॉपलेट डेल्टा पी प्रेशर है मल्टीप्लाइड बाय इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो उसको जब आप बैलेंस करोगे तो डेल्टा पी आएगा 2 सिग्मा बाई आर। डेल्टा पी हमारा क्या होगा, इनसाइड प्रेशर पी आई, बाहर का प्रेशर पी नॉट। तो विथ रेस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर होगा वो 2 सिग्मा बाई आर होगा। बबल के केस में यानी अगर सोप बबल देखें तो वहां पे हमारी 2 लेयर्स होती हैं, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। तो ये जो हमारा सरफेस टेंशन फोर्स है वो डबल हो जाती है, मतलब बिकॉज हमें वहां पे डबल लेयर मिल रही, बट बिकॉज दोनों के बीच की दूरी बहुत माइन्यूटली कम होती है तो वी अज्यूम कि हमारे ये दोनों सेम रेडियस पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसी वजह से जो सरकमफेरेंस लेंथ है वो 2πr लेते हैं। तो यहाँ पे जब ड्रॉपलेट की जब बात कर दी आपकी, तो वहां पे 2 सिग्मा बाई आर लेंगे, तो 2 सिग्मा सरफेस टेंशन फोर्स 0.075 दिया डिवाइडेड बाई दिस रेडियस, तो ये इट विल कम एज 0.4 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर एज द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सरफेस टेंशन ऑफ वाटर है वो कैसे वेरी करता है। तो सरफेस ऑफ टेंशन ऑफ वाटर, बेसिकली वाटर इज अ लिक्विड, तो जो लिक्विड का मैंने आपको बताया कि वहां पे जो लिक्विड के केस में जो रेजिस्टेंस है वो दैट इज बेसिकली ड्यू टू द इंटरमॉलिक्यूलर कोहेसिव फोर्सेस। ठीक है, जब इंटरमॉलिक्यूलर कोहेसिव फोर्सेस की जब बात आती है तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स हमारी बढ़ जाती है, मॉलिक्यूलर एनर्जी बढ़ जाती है, तो वो जो कोहेसिव फोर्सेस हैं उनके बीच की जो बॉन्डिंग है वो वीक होने लगती है। जब बॉन्डिंग वीक हो जाएगी तो सरफेस टेंशन जो प्रॉपर्टी है वो हमारे सरफेस पे जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है उसमें टेंसाइल फोर्सेस वाली प्रॉपर्टी है जो इसको स्ट्रेच करके रख रही, वो बॉन्डिंग जो हो जाएगी जब वीक हो जाएगी तो हमारी जो सरफेस टेंशन फोर्स है बेसिकली इट इज अ फोर्स, इट विल रिड्यूस। तो हम कह सकते हैं डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीजेस विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर। तो हमारा जो करेक्ट आंसर 9th का ऑप्शन होगा वो 9th का ए हो जाएगा, इट विल इंक्रीज विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो जो पानी का सरफेस टेंशन है 0 डिग्री सेल्सियस पे 0.06 न्यूटन पर मीटर था, 20 डिग्री सेल्सियस पे 0.073 हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस से और कम हो गया। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो 300 डिग्री सेल्सियस पे ये 0.014 हो गया, यानी आपने देखा
कि अगर आपने 300 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया तो ये 5 to 6 टाइम्स रिड्यूस हो गया सरफेस टेंशन फोर्स। ठीक है, तो ये स्पेसिफाइड टेम्परेचर पे हमारा जो सरफेस टेंशन दिया है एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसी वजह से जो सरफेस टेंशन है वो हमारा एक गिवन टेम्परेचर और प्रेशर पे लिखा जाता है। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 20 डिग्री सेल्सियस पे ये हमारी मैग्नीट्यूड की वैल्यूज हैं। ठीक है, और सरफेस टेंशन इस पर भी डिपेंड करता है कि आप अगर कोई सर्फेक्टेंट्स डाल दे रहे हो, कोई इम्प्योरिटीज डाल दे रहे हो, तो जो सरफेस टेंशन है वो रिड्यूस हो जाएगा। सोप्स एंड डिटर्जेंट जब आप डाल देते हो तो पानी का सरफेस टेंशन वो रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, ताकि जो हमारे जो पार्टिकल्स एंड डिटर्जेंट के वो अंदर पेनिट्रेट होके इफेक्टिवली सफाई कर सके कपड़े की। ठीक है, तो इस सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी की वजह से ही आप जब डिटर्जेंट डालते हो तो वो रिड्यूस हो जाता है एंड इट इज हेल्प्स इन क्लीनिंजिंग ऑफ द क्लोथ्स। तो जो प्रेशर का इफेक्ट है सरफेस टेंशन पे वो नेग्लिजिबल है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो सरफेस टेंशन है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। उसका जो इफेक्ट है इंडिपेंडेंट नहीं कह सकते, इट इज वेरी वेरी लेस, उसका इफेक्ट बहुत कम आता है। ठीक है, तो अगर इसको हम डायग्रामेटिकली समझें, अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो सरफेस टेंशन अगर ड्रॉ करते हैं और टेम्परेचर ड्रॉ करते हैं तो इट इज नॉन लीनियर वेरिएशन और एक टेम्परेचर पे जाके इट बिकम 0। तो इस टेम्परेचर को बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, यहां पे जो सरफेस टेंशन है वो हमारा 0 हो गया एंड इट इज नॉन लीनियर वेरिएशन। कहीं कहीं पर एक क्वाड्रेटिक वेरिएशन भी मिलेगा आपको, तो इट इज अ नॉन लीनियर, डिक्रीज होगा। ठीक है, और इसी वजह से जिन जो टेम्परेचर्स क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर होते हैं वहां पर कोई भी डिस्टिंक्ट लिक्विड वेपर इंटरफेस आपको नहीं मिलता है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे किलो पास्कल की यूनिट पूछी गई। मैंने पास्कल आपको बताया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 किलो यानी 1000 हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो 1000 न्यूटन मीटर स्क्वायर जो है वो ऑप्शन बी है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप अपने कमेंट जरूर करें सो दैट मैं फर्दर इसको कंटिन्यू कर सकूं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।